हाय एवरीवन। कल हम कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि बाकी के क्वेश्चंस को मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी, तो चलो उनके डिस्कशन जरा अपन कर लेते हैं। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी थी। मैंने पीएसएल एमपीसी तक कर दिया था और आज से क्या हमने ना आज से हमें ये बेसल नॉर्म्स के बारे में ज़रा सी डिस्कशन करनी थी कि व्हाट इज़ दिस बेसल नॉर्म। ठीक है, यहाँ से डिस्कस करते हैं और फर्दर कुछ इकोनॉमिक्स के और क्वेश्चन है जो कई दफे पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट व्हाट इज बेसल नॉर्म। बेसिक क्या है ना कि बेसल नॉर्म है तो बहुत वास्ट, बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन हमें इतना कुछ नहीं बताना है। बेसिक क्या है ना कि बेसल क्या है ना, बेसल एक शहर है और ये शहर स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, अब इस शहर में ना बीसीबीएस करके एक कमिटी है बीसीबीएस, जो कि बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है। ठीक है, जहां तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है मैं यहां लिख देती हूं। सो दिस इज बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, सो दिस इज इट, वी कैन से इट एज यही होती है बीसीबीएस। तो ये जो बीसीबीएस है, बीसीबीएस का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो सिक्योर रहें फिनेंशियली, खुद को सुपरवाइज करते रहें, अपनी फिनेंशियल कंडीशंस को, खुद को इस स्टेज में रखें कि कल को कुछ बड़ी हादसे या कुछ ऐसा फाइनेंशियल शॉक आता है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर सकें। तो बीसीबीएस इज सिंपली वर्किंग फॉर दैट। अभी फिलहाल में जो बीसीबीएस की मीटिंग हुई थी, बीसीबीएस की मीटिंग हुई थी, तो इन्होंने ना कुछ बेसल 1, 2, 3 करके नॉर्म्स निकाले थे। अब बेसल 1 आया गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिस्क के बारे में बताया गया कि अगर कल को पैसे चोरी हो, कोई पैसे लेके भाग जाता है, कस्टमर्स चले जाते हैं, लोन का जो है एनपीए बन जाता है, तो बैंक को क्या करना चाहिए। फिर बेसल 2 आया। बेसल 2 में ये बताया गया कि बैंक के जो बिजनेस होते हैं उसमें और क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। 3 पिलर्स होते हैं, उन 3 पिलर्स को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। फिर बेसल 2 के बाद बेसल 3 बहुत जल्दी आ गया बिकॉज 2008 का रिसेशन था। सो दिस होल बेसल थिंग इज अबाउट 2 थिंग जो हमें ध्यान रखना है। एक क्या हो जाता है, एक होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू अब्सॉर्ब द शॉक। ठीक है, टू अब्सॉर्ब द शॉक, एक तो ये हो जाता है, और दूसरा आप लोग कह लो बैंकिंग सुपरविजन। ये 2 चीजों पे फोकस्ड है पूरी बेसल की जो चैप्टर है। तो बेसल नॉर्म जो बनाए गए हैं ये बेसल शहर में बनाए गए हैं। बेसल शहर स्विट्जरलैंड के अंदर है। यहाँ पे बीआईएस का हेड ऑफिस है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जहाँ पे बीसीबीएस अपनी बैठकी करते हैं और बैठकी करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग सुपरविजन कैसे स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, इस पे मेन डिस्कशन होती है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बेसल नॉर्म। अब देखो, अगर समअप करके हम कहें तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये इंटरनेशनल बैंकिंग रूल्स हैं जिससे कि बैंक के रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल, लिक्विडिटी, लेवरेज ये कैसे रखना है, इस पे ये अपनी सलाह देते हैं। ठीक है, अब अगर हम मूव करें और कुछ इकोनॉमी और बजट के क्वेश्चंस को देख लें, तो वन क्वेश्चन इज व्हाट इज जीडीपी। ठीक है, जीएसटी मान लो ऐसे पूछा जाए कि जीएसटी का क्या असर हुआ, जीएसटी को कम कर दिया गया, हाउ कम दिस विल इंक्रीज जीडीपी, या कैसे बढ़ेगा, या बजट में जो है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा ये इनकम आपकी 12 लाख तक कर दी गई, हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट। तो बेसिकली जीडीपी क्या बेटा, जीडीपी ये है कि एक इकोनॉमी, ठीक है, एक जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसके अंदर जो भी फाइनल प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो फाइनल वैल्यू है टोटल गुड्स प्रोड्यूस्ड की, उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, फाइनल वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि एक लैपटॉप है, लैपटॉप को बनाने में देयर आर सेवरल थिंग, बट जो उसकी फाइनल वैल्यू होगी लैपटॉप बन करके आएगा, सिर्फ उसको आप कंसीडर करोगे, यानी उसके मदरबोर्ड को भी ले लिया, सबको नहीं, आप उसकी फाइनल वैल्यू को ही कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि जीडीपी का मतलब होता है जो भी गुड्स और सर्विसेज एक देश के अंदर एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, दैट इज ओनली जीडीपी, उसकी जो टोटल वैल्यू हमने ले ली। नाउ द पॉइंट इज कि अगर जीएसटी कम किया गया या फिर अगर इनकम टैक्स जो है एग्जेम्प्टेड इनकम को 12 लाख तक कर दिया गया, तो हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट। सिंपली क्या है ना कि जीएसटी कम होगा तो रेट विल गेट लोअर। जब रेट्स कम हो जाएंगे तो हम लोग जो चीज़ खरीद रहे थे उसे और आसानी से खरीद सकेंगे। जब हम लोग उसे और ज़्यादा आसानी से खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज के पास में जाएंगे और ऑर्डर्स, कंपनीज उसका और प्रोडक्शन करेंगे। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा फाइनल वैल्यू को वो इतना ही ऐड करेगा और इस तरीके से जीडीपी बढ़ेगी। सिमिलरली जब
टैक्स एग्जेम्पशन जो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम को 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया, तो इसमें क्या होगा कि अब और पैसे बचेंगे और उनसे भी लोग मार्केट में डिमांड कर सकेंगे। जितनी हम डिमांड करेंगे मार्केट में उतनी ही तेजी से जो है कंपनीज भी अपनी तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, प्रोडक्शन की वजह से फर्दर जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जॉब वगैरह पे भी इफेक्ट होगा, वो भी बढ़ेंगे। तो दिस इज हाउ इट इज ऑल गोइंग टू हेल्प, और एक सीक्वेंस में इस तरीके से चीजें चलते जाएंगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? देखो क्या है ना, कोई भी देश की सरकार होती है तो वो जब अपना बजट बनाती है, बजट में हम क्या लिखते हैं, जो हमारे इनकम है, जो हमारी एक्सपेंडिचर है, यही तो हम बजट में लिखते हैं। कोई भी देश की सरकार जब अपना बजट बनाती है तो वो उस बजट में लिखती है कि उनका इनकम और उनका एक्सपेंडिचर क्या है। सरकार का इनकम क्या होगा? सरकार का सिंपली जो इनकम होगा वो होगा जो हम और आप टैक्सेस दे रहे हैं या किसी भी और रूप में पैसे सरकार तक हमारे से जा रहे हैं, किसी पेनाल्टी के रूप में या किसी और फीस के रूप में। तो ये हो जाता है जो सरकार की इनकम हो रही है थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर होता है सरकार का क्या, एक्सपेंस है, ठीक है। अब सरकार के पास एक्सपेंस भी है, इतने सारे अलग अलग योजनाएं हैं, उसमें देना होता है, डिफेंस है, बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है। अपनी इतनी सारी देश में इंफ्रा ग्रोथ करानी है, बहुत कुछ करना है। तो जब आप इसको देखते हो ना, हमारे देश में टैक्स वगैरह भरने वालों की संख्या या ओवरऑल कलेक्शन कम रहती है, लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत लोग सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हैं राशन के लिए या किसी और भत्ते के लिए, तो सरकार उन्हें देगी तो है ही ना वो पैसे या वो उनका जो भी राशन है या जो भी कुछ है। तो इसकी वजह से सरकार का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनकम कम हो जाती है, और इसी को ही हम कहते हैं कि यह है फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट ऐसे जब हम लोग सरकार के इनकम की बात करते हैं तो एक होता है रेवेन्यू इनकम, एक होता है कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम में तो हम वही इनकम लिखते हैं जो टैक्स वगैरह से और ऐसे मायने से कमाए गए हैं जो कमाए हुए हैं। कैपिटल इनकम में हम वो भी लिखते हैं जो लोन वगैरह लिए हों। लेकिन जब हम लोग फिस्कल डिफिसिट निकालते हैं एक देश का, तो इनकम में हमेशा रियल इनकम लिखते हैं जो सरकार एक्चुअली कमा रही है, लोन वगैरह नहीं लिखते हैं, रियल इनकम लिखते हैं। और एक्सपेंस तो बेटा एक्सपेंस है, सारा कुछ सरकार का ही है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस लिखते हैं। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लेते हैं तो उसके बीच के डिफरेंस को ही फिस्कल डिफिसिट का नाम दिया जाता है, ठीक है। फिस्कल डिफिसिट को कम करने के तरीके क्या हैं? कम करने के तरीके यही हैं कि सरकार अपने एक्सपेंस को थोड़ा कम करे और टैक्स वगैरह के सोर्सेज को या बाकी इनकम के सोर्सेज को वो थोड़ा और बढ़ाए। लेकिन टैक्स को बढ़ाने से और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो सरकार अपनी तरफ से और कुछ मतलब जो भी, और जैसे इनकी FRBM होती है जो इस पर सलाह देती है एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे और मैनेज कर सकते हैं, ये इनका होता है। आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, अपने देश में जीडीपी और ज़्यादा बढ़ाओ ताकि ये सारी समस्याओं से जूझा जा सके, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन तो हम सभी लोगों को पता है, इन्फ्लेशन का अर्थ होता है जो भी जनरल प्राइसेस हैं वो जब बढ़ने लग जाती हैं तो दैट ओनली क्रिएट्स इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन बढ़ने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। एक ये रीज़न हो सकता है कि मान लीजिए बहुत चीप लोन मिलने लग गया, सभी लोग चले गए बैंक के पास में, बहुत ज़्यादा चीप रेट पे लोन मिलने लग गया, बहुत लोगों ने लोन ले लिया। जब पैसे आ गए तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, जब बेहिसाब डिमांड बढ़ेगी तो बेहिसाब उनकी प्राइसेस भी बढ़ा दी जाएंगी। तो जब प्राइस लेवल एकदम से बढ़ने लग जाएगा, इन्फ्लेट करने लग जाएगा, दैट इज ओनली कंसिडर्ड एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कुछ अपने तरीके होते हैं, जैसे एक होता है जिससे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहाँ पे डिमांड को अपनी तरफ कस्टमर्स खींच रहे हैं। ये कब होता है? जब कस्टमर्स के हाथ में पैसे हैं, वो आसानी से डिमांड कर सकते हैं। सरकार ने जो है टैक्स बहुत कम कर दिए हैं, बैंक बहुत सस्ता लोन देने लग गए हैं, मार्केट में बहुत आसानी से पैसे की उपलब्धि है, हमारे पास में पैसे बच गए हैं, टैक्स कम भर रहे हैं, तो इसकी वजह से डिमांड पुल होगा। कॉस्ट पुश का मतलब हो जाता है तब जब मैन्युफैक्चरर्स जो खरीद रहे थे वो महंगी पा रहे हैं, या फिर जो भी मटेरियल थी उसकी कमी हो गई है और फिर अब वही अपने प्रोडक्ट को मार्केट में महंगा करके बेच रहे हैं, सो दैट वुड बी कॉस्ट पुश, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन होता है कि जब इन्फ्लेशन बिल्कुल निगेटिव में जा चुका है, मतलब कि मार्केट में उस तरीके से ना तो डिमांड है ना तो पैसे हैं, और यही अवस्था 2-3-4 महीने टिक गई, तो वो चीज़ मंदी में बदल जाती है, रिसेशन, ठीक है। निगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो जाती है अगर 2 क्वार्टर्स तक लगातार, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि दैट इज ओनली रिसेशन। नाउ व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब कोई हमारे देश में आके अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है तो हम उसे कहते हैं ये एफडीआई कर रही है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल जो मैं बहुत बार लेती हूँ, ये है मारुति सुजुकी का, ठीक है। सुजुकी की गाड़ियाँ आप सोचो, सुजुकी एक जापानीज कंपनी भारत में आके अपनी गाड़ियों को बना रही है।
सुजुकी को इससे क्या फ़ायदा होगा? सुजुकी को भारत के अंदर पहले तो सरकार कुछ फ़ायदे देगी कि हम आपके ऊपर टैक्स कम लगाएँगे, रूल्स कम रखेंगे। सुजुकी को मार्केट का एक्सेस मिलेगा। भारत की इतनी बड़ी आबादी है, वो वहाँ पे अपनी गाड़ियों को बेच सकेगी। यहाँ पे बना के दूसरे देश में भी जाएँगी उसकी गाड़ी, है ना? तो ये तो उसका प्रॉफ़िट होगा। दूसरा, चीप लेबर मिल जाएगा भारत में कंपैरेटिवली, तो ये सब सुजुकी के फ़ायदे हो जाएँगे। वहीं हम बात करते हैं भारत की, तो जब हमारे देश में सुजुकी आके गाड़ियाँ बनाएगी, तो हमारे वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, जीडीपी बढ़ेगा, हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब हो जाता है जब हमारा देश इंपोर्ट यानी दूसरे देश से ज़्यादा खरीद रहा है और दूसरे देश को कम बेच रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट को लीड करती है। तो अगर हम अपने वहाँ पे एफडीआई बढ़ाते हैं, ज़्यादा कंपनीज आके ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती हैं हमारे ही देश के अंदर, तो जीडीपी तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि जीडीपी तो अपने देश के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चर करे वो हमारी जीडीपी में ही काउंट होगा। तो जीडीपी तो बढ़ ही रहा है। जीडीपी के साथ ही साथ में अभी तक हम लोग बहुत इंपोर्ट कर रहे थे, पर जब हमारे वहाँ पे बनने लगे तो इंपोर्ट कम होगा, विथ टाइम हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट को भी क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। दैट इज ओनली एफडीआई। एक बहुत प्रोमिनेंट स्कीम इज मेक इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो जब कोई देश की संस्था आके हमारे देश की कंपनीज के शेयर सिक्योरिटीज में निवेश करती है, जैसे मान लीजिए जेपी मॉर्गन आई और आके उसने निवेश किया, मान लीजिए फेसबुक आई, फेसबुक आके रिलायंस के शेयर्स में निवेश कर रही है, तो हम कहेंगे ये एफआईआई है। एफपीआई का मतलब है कि एक एफआईआई क्या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है, यानी एफआईआई वो इंस्टीट्यूट है जो इन्वेस्ट कर रही है, एफपीआई की वो क्या इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है। ग्रीन बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या हो जाता है, मार्केट से पैसे उठाने का एक तरीका होता है बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड का अर्थ होता है एक ऐसा बॉन्ड जहाँ पे जो भी पैसे उठाए जा रहे हैं मार्केट से बॉन्ड बेचकर, उसको किसी एनवायरमेंटल फ्रेंडली पर्पस में लगा दिया जाए। तो दैट इज ओनली द ग्रीन बॉन्ड थिंग, कि मार्केट में हमने बॉन्ड बेचे, जो भी पैसे मिले उसको हमने किसी क्लाइमेट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रीन बॉन्ड। ओके। डिसइन्वेस्टमेंट, एक होता है टर्म प्राइवेटाइजेशन, एक होता है टर्म डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होगा कि सरकार जो है अपनी शेयर होल्डिंग इतनी बेच दी कि ओनरशिप ही किसी प्राइवेट वाले को दे दी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सरकार ने अपनी ओनरशिप दी तो है लेकिन एक लिमिट में। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र सपोज करिएगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल है बस। बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ऐसे मान लीजिए XYZ बैंक अभी आप रखिएगा, ठीक है। XYZ बैंक है, XYZ बैंक में सरकार के 79% के शेयर्स हैं। सरकार ने कहा कि हम इसमें से 5% शेयर बेच देंगे, मेरा 74% हो जाएगा। और मान लीजिए अभी सरकार का इसमें 74% है ना, तो मेजॉरिटी में तो सरकार का ही है। सरकार ने अपने शेयर्स बेशक बेचे हैं, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे लगाना, डिस इन ऑफ ये सब क्या दिखाता है, ये सब कुछ किसी का सेपरेशन ही तो दिखाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है कि ये अपने पैसों को निकाल रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि हम अपने 5% शेयर को बेच दिए हैं, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ है वो ये है कि अगर मान लो सरकार कहे कि हम इसके 79% शेयर में से अपने 70% शेयर बेच देंगे, कितना बचेगा इनके पास, 9%। यानी अब इनके पास में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है ही नहीं, किसी और के पास चली गई है। तो ये इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया कि हमने मेजॉरिटी अपनी शेयर ही बेच दी है। सो दैट वुड बी प्राइवेटाइजेशन। ओके। सो ये एक छोटा सा इसके बीच में डिफरेंस होता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड। अगर आपका और कोई डाउट हो तो यू कैन क्लियरली आस्क एंड वी कैन डिस्कस दोज। आज मैं रात में 9 बजे आप लोगों के साथ में जूम सेशन करूंगी, वहां पे कनेक्ट करके आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो गुड लक फॉर योर इंटरव्यूज। थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय।